देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी का स्पेशल एडिशन सीधे रामपुर से। जी हां, रामपुर की सियासी जंग दिन ब दिन और तेज होती जा रही है, लेकिन आज मैं सबसे पहले बात करूंगा मैनपुरी की, क्योंकि मैनपुरी में आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की जयंती थी और इस जयंती के मौके पर पूरा परिवार एक साथ दिखा। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और इसके अलावा परिवार के तमाम सदस्यों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और नेताजी की राह पर आगे चलने का संकल्प लिया गया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर खासी चर्चा में रही। वो तस्वीर शिवपाल यादव की थी। शिवपाल यादव ने आज सार्वजनिक तौर पर अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव के पैर छुए और बड़े लंबे अरसे बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। आपने अभी तक पिछले 6-7 सालों में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव की सियासी अदावत के बारे में खबरें सुनी होगी, लेकिन ये तस्वीर पहली बार सामने आई और इस तस्वीर के सामने आते ही ये भी साफ हो गया कि पूरा परिवार पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है इस उपचुनाव में और आगे की राह भी इसी तरह चलने की तैयारी में है। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये तस्वीर जरूर चुभी होगी और यही वजह थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज मैनपुरी में बड़े संकेत दिए। उन्होंने साफ कहा कि जैसा रामपुर में हुआ है कुछ ऐसा ही मैनपुरी में भी होगा। अब ऐसे में सब तरफ ये चर्चा गर्म है कि आखिरकार मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी किसको ज्वाइन करवा रही है, यानी किसको अपने पाले में ला रही है। इसके अलावा रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में भी जो प्रचार अभियान है वो दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खतौली में भी जयंत चौधरी लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इंतजार अखिलेश यादव का है। गठबंधन की तरफ से अब यह चर्चा होने लगी है कि अखिलेश यादव खतौली और रामपुर कब आएंगे। तो उपचुनाव से जुड़ी हर खबर का करेंगे पूरा विश्लेषण। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि योगी का क्या है इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हां, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, यह भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। रविवार को आपने एक तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर शिवपाल यादव के पैर छुए। उसके बाद सोमवार को फिर एक सभा में यही तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों के सामने आते ही ये साफ हो गया कि अब मुलायम परिवार के भीतर एकजुटता है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई वो सचमुच कई लोगों को हैरान करने वाली थी। आज जब कार्यक्रम में नेताजी की जयंती का कार्यक्रम था, वहां पर शिवपाल यादव ने अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव के पैर छुए। बस ये तस्वीर सामने आते ही चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन इस तस्वीर ने यह संदेश तो साफ तौर पर दे दिया कि परिवार के भीतर अब एकजुटता है। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद ना तो रामगोपाल यादव और न ही शिवपाल यादव ने कुछ कहा है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। शिवपाल यादव ने छुए रामगोपाल के पैर। मुलायम की जयंती पर बड़े भाई से हर गिला शिकवा खत्म। छह साल पुरानी तकरार पर पूर्ण विराम। भतीजे अखिलेश की सुलह नीति कामयाब। हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। मैनपुरी में समाजवादी परिवार की सबसे बड़ी शपथ। तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे।
डिंपल को जीत दिलाने का मुलायम पथ। राम गोपाल शिवपाल की साझा प्रतिज्ञा। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें। और जब ये सब सपना पूरा होगा, वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। दोनों चाचा का साथ है, फिक्र की क्या बात है। बात तो चुभेगी। आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की जयंती थी और देश प्रदेश ने उनको नमन किया, उनको याद किया। हालांकि सैफई में आज जो तस्वीर सामने आई वो अलग थी। यूं अमूमन हर बार मुलायम के जन्मदिन पर खूब भीड़ उमड़ती थी, खूब खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन आज माहौल कुछ और था। हालांकि मैनपुरी में उपचुनाव भी हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव की बात भी होगी। इस मंच पर चुनाव की बातें भी हुई और इस संकल्प को दोहराया गया कि तमाम लोग मुलायम सिंह यादव की समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इस मंच से यह संदेश भी दिया गया कि मैनपुरी उपचुनाव मुलायम सिंह यादव की प्रतिष्ठा का उपचुनाव है और ऐसे में नेताजी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। यह संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आज इस मंच से की। हर एक तस्वीर भावुकता से भरी हुई, नेताजी मुलायम सिंह यादव की यादों से जुड़ी हुई। नेताजी के निधन के बाद उनकी पहली जयंती सैफई के लिए भावुक कर देने वाला क्षण था, जिसके आगे समाजवादी परिवार मैनपुरी में नेताजी की सियासी विरासत को बचाने का प्रण लेता दिखा। पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया, पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। नेताजी ने जात और मजहब से उठ करके इस हिंदुस्तान के चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, नौजवान हो, यहां तक कि छात्र और महिलाओं से लेकर के सबके लिए बहुत कुछ किया था। सुबह होते ही समाजवाद के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सैफई पहुंचने शुरू हो गए थे। इस बीच अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ नेताजी के समाधि स्थल पहुंचे। नेताजी को पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव ने हवन कर नेताजी की आत्मा की शांति की कामना के साथ आहुति दी। फिर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें प्रणाम किया, नेताजी का आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई परिवार के सामने मैनपुरी सीट पर बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में नेताजी की जयंती पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम से जो संदेश निकला वो यही है कि सूरत कुछ भी हो, मैनपुरी उपचुनाव में ऐसी सूरत कतई नहीं बननी चाहिए जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार किसी भी रूप में धीमी पड़े। मैं चाहता हूं कि आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर आज से सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव में लगेंगे, जिससे मुलायम सिंह की प्रतिष्ठा बचे और उनका मार्ग प्रशस्त हो। ये उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैनपुरी के महासमर में समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुलायम सिंह यादव का नाम बड़ा सहारा बनता दिख रहा है। संकल्प लें
कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद से अब तक मैनपुरी सीट पर समाजवाद का चेहरा कोई भी रहा हो, पर्दे के पीछे नेताजी ही रहे। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव, हर एक की जुबान पर नेताजी का नाम है, उनका काम है। मैनपुरी की सियासी रणभूमि में मुलायम सिंह यादव की शख्सियत कितनी बड़ी है, इस बात से समझिए कि पूरे दमखम के साथ मैनपुरी के मैदान में उतरी भाजपा भी नेताजी के सम्मान में कसीदे पढ़ रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि सियासी नेता का सम्मान और उनके समर्थन में वोट डालना दो अलग अलग मामले हैं। देखिए, नेताजी को तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अर्पित करना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनके परिवार के बड़े हैं तो उनको अर्पित करना चाहिए, वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करना, नेताजी का सम्मान करना, नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखना, वो एक अलग विषय है। और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना वो एक अलग विषय है, क्योंकि मैनपुरी का जो उपचुनाव है वह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जाहिर है समाजवादी पार्टी को यकीन है कि मैनपुरी के चुनावी मुकाबले में सत्ताधारी भाजपा के सामने समाजवाद के वर्चस्व को कायम रखने के लिए नेताजी का नाम जरूरी है। वहीं भाजपा की कोशिश है कि जनता के बीच योगी सरकार के काम को मुद्दा बनाकर भावनात्मक लहर को रोका जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं मतभेद कितने भी बड़े क्यों ना हो, साथ बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। और मुलायम परिवार में चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की नाराजगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने बातचीत की और उनकी मुहिम रंग लाई। पहले शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ दिखे और अब रामगोपाल यादव भी शिवपाल यादव के साथ दिखे और शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के जो पैर छुए, उसके बाद अब यह साफ हो चुका है कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ अब पूरा परिवार डिंपल यादव को जीत दिलवाने के लिए एकजुटता से काम करेगा। अखिलेश यादव ने यह काम तो कर लिया, लेकिन अब उनको मैनपुरी की जनता के पास भी जाना होगा और जनता को भी इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि परिवार एक है, पार्टी एक है। समाजवादी परिवार में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव पिछले 6 सालों से ऐसे वैचारिक ध्रुवों की तरह रहे हैं जिनका आपस में मिलना समानांतर रेखाओं की तरह माना गया, जो बराबर तो चल सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। लेकिन अब जब रामगोपाल यादव के चरणों में शिवपाल के प्रणाम की ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो वक्त और हालात के करवट लेने की तस्दीक हो रही है। जब भी मुलायम परिवार की एकजुटता की चर्चा चली तो यही माना गया कि रामगोपाल यादव से अखिलेश की करीबी ही उनके और शिवपाल यादव के बीच की खटास की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब स्थिति अलग दिख रही है। दोनों मिलकर समाजवादी परिवार की विरासत को मजबूत करने की कस्में खा रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें, यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। नेताजी के आदर्शों पर हम सब लोगों को चलना है। नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। दोनों चचेरे भाइयों के बीच आपसी मनमुटाव की बात
2016 में खुलकर सामने आई थी, यानी आज से 6 साल पहले। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव का अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने का अध्याय हो या फिर शिवपाल यादव को हाशिए पर डालने का, हर बड़े फैसले के पीछे चाचा राम गोपाल की अखिलेश को दी गई सलाह को जिम्मेदार माना गया। शिवपाल यादव ने कभी खुलकर तो कभी बिना नाम लिए अपने मन की टीस जाहिर की। निशाने पर राम गोपाल हमेशा रहे। वहीं राम गोपाल यादव को भी हमेशा ये मलाल सालता रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने उनके बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, आप सब जानते हैं, और इसलिए पिछले चुनाव में हमें अच्छा लड़ रहा था। वहाँ से फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे, वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी, दे डिसीव्ड नेताजी, और इस वजह से नेताजी का मार्जिन कम हुआ। 14 नवंबर को रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा से ये खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला शिवपाल से पूछकर किया गया है और वे परिवार के साथ हैं। रामगोपाल ने ये बात कहते हुए भी जिस तरह पुराने अध्याय को पलटने में कोई संकोच नहीं किया, उससे समझा जा सकता है कि परिवार की एकता की जरूरत के लिहाज से उन्होंने भले ही अभी चुप्पी साध ली हो, लेकिन शिवपाल को लेकर मन में अब भी मलाल कायम है। और लोगों ने बाद में एहसास किया कि गलत हुआ। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए। क्यों लड़ ही रहे थे वहाँ से? वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे। इससे शिवपाल को लेकर रामगोपाल की नाराजगी को साफ समझा जा सकता है, लेकिन अब स्थिति अलग है। बहू डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मैदान में है और ये चुनाव चुनौतियों से भरा है। इसलिए अब पूरा परिवार एकजुट दिख रहा है। हम जानते हैं इस बेईमान सरकारों ने इस देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं। परिवार में एकता आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और माननीय शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय नेताजी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और फिर से एक बार परिवार में एकता आ रही है। इसके लिए बहुत ही मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छा पहल। और अब शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर ये साफ संदेश दिया है कि उनके और बड़े भाई के बीच अब संबंध पटरी पर है। ये तस्वीर नेताजी की पहली जयंती पर सामने आई, इसलिए भी ये बेहद खास है। सपा ने मुलायम सिंह यादव की जयंती को धरती पुत्र दिवस का नाम दिया है और इसी मौके पर रामगोपाल और शिवपाल ने मिलकर ये संदेश दिया है कि उनका नाता सैफई की धरती और परिवार से है और ये अटूट है। एबीपी गंगा के लिए सैफई से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी में जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी जहां यह दिखाने की कोशिश कर रही कि परिवार एक है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने मैनपुरी में रामपुर वाला ट्रेलर दिखाने का इशारा कर दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मैनपुरी में होंगे। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को झटका देने की कोशिश वो कर सकते हैं। और अब चर्चा गर्म है कि आखिरकार मैनपुरी में कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है।
तस्वीरों की शक्ल में जो संदेश सोमवार को रामपुर की सियासी सतह से निकला, क्या बुधवार कुछ वैसी ही तस्वीर मैनपुरी में दिखाई देने वाली है? उपचुनाव को लेकर उफान मार रही सियासत के बीच बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मैनपुरी के दौरे पर हैं और यहीं से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये मुमकिन है कि अब तक समाजवादी विचारधारा के साथ दिखाई दे रहे कुछ चेहरे बुधवार को भाजपा के साथ दिखाई देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सुनिए। जो हमारे विचार से सहमत है, हमारे विचार हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से रामपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में कल समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भाजपा में की सदस्यता ग्रहण की है और खतौली में भी बहुत बड़ी, और हमारा मेंबरशिप ओपन है जी, हम किसी को आने से रोक नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम ऑनलाइन सदस्यता हमने की है और हमने सबकी सदस्यता स्वीकार करी है। तो जो हमारे विचार से सहमत होगा उसका स्वागत करेंगे और उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को उसके साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसे लोग हैं क्या मैनपुरी? बहुत बड़ी संख्या है, उसका मतलब साफ है कि भाजपा साफ लफ्जों में तो कुछ कहना नहीं चाहती या फिर पहले से अपनी योजना पर सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने संकेतों की भाषा में इतना जरूर साफ कर दिया है कि मैनपुरी में भी भाजपा की रणनीति वही है जो सोमवार को रामपुर में दिखी थी। सोमवार को भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में आजम खान के मीडिया प्रभारी रह चुके फसाहत अली सानू ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब बुधवार को भूपेंद्र चौधरी मैनपुरी में होंगे तो ये चर्चा तेज है कि मैनपुरी में भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर हो या खतौली सेंधमारी शुरू कर दी है। रामपुर में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आजम खान और समाजवादी पार्टी से जिनका सालों पुराना नाता रहा है। खतौली में भी ओपन मेंबरशिप चालू कर दी है। कुल मिला के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का जो बयान आया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि सभी का स्वागत है, हम ऐसे लोग जो हमारी विचारधारा से पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, हमारे रीति नीतियों को से सैद्धांतिक सहमति जताते हैं, उन लोगों का बीजेपी में स्वागत है। भाजपा समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित है। भाजपा मैनपुरी के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरी है। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह 20 और 21 नवंबर को लगातार 2 दिनों तक मैनपुरी में रहे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। अब भाजपा मंत्रियों को मोर्चे पर उतारने जा रही है। इस फहरिस्त में केंद्र सरकार के 6 और योगी सरकार के 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कुल 40 स्टार प्रचारक मैनपुरी में भाजपा के प्रचार को धार देंगे। हम रामपुर को उपचुनाव जीते हैं, हम आजमगढ़ का भी चुनाव जीते हैं, तो उन दोनों सीटों से हमारा काम जो है, अब आजमगढ़ में तो हमारी कोई विधानसभा में हमारा विधायक था नहीं, तब भी हम जीते। अब यहाँ तो हमारे 3 में से 2 विधायक भाजपा पिछली बार जीती है। 4 लाख से ज़्यादा पिछली बार वोट भाजपा को मिले हैं और जबकि आज की तारीख में हमारा पूरा तैयारी है। सब लोग पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी जाएंगे, माननीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी, और पूरी पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन करेगी, प्रचार करेगी। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भाजपा का उत्साह आसमान पर है। भाजपा योगी सरकार के विकास को धुरी बनाकर अपने अभियान को रफ्तार दे रही है। सपा को वोट क्यों दे लोग? सपा के सांसद बनने से क्या मैनपुरी का विकास होगा? क्या सपा को वोट देने से मैनपुरी के लोगों को भला होगा? क्या जो वहाँ पर अवैध कब्जे करने का काम करते थे, वो अवैध कब्जे करने वालों का मनोबल जो घटाने की ज़रूरत है वो बढ़ाने का काम करेगा क्या कोई? वहाँ पे जो वहाँ का गरीब आदमी है, जो वहाँ का अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो शरीफ लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो कोई भी अराजकता पसंद नहीं करते। मैनपुरी संसदीय सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, मतलब अब सिर्फ 12 दिन शेष हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा मैनपुरी के महासमर में सियासत की रफ्तार और तेज होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। दिन ब दिन
चुनावी शोर और ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी आजम खान अदालत पहुंचे थे। दरअसल आजम ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है, जिस पर कि अदालत 2 दिसंबर को फैसला सुनाएगी, यानी मतदान से ठीक 3 दिन पहले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने चुनावी अभियान को तेजी देती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आज बीजेपी के कई दिग्गजों ने रामपुर में प्रचार किया, लेकिन दूसरी तरफ आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इससे पहले आजम खान को बड़ी राहत मिली है। उन्हें रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में बीते 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। उस वक्त उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इसी मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत से अनुरोध किया गया था। देखिए, आज अपील जो पेंडिंग थी, क्रिमिनल अपील, उसमें बेल पे सुनवाई थी, जो उनको इंटरिम बेल दी गई थी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी ज़मानत कंफर्म कर दी है और अब वो दौरान अपील बेल पर रहेंगे। अब अगली तारीख उसमें 2 दिसंबर है। आजम खान के लिए राहत वाली बात यह है कि अगली सुनवाई तक उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। जब मैं कुछ बोले बोलने के लिए पीछे रहिए। आजम खान के चेहरे पर तनाव इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि एक और रेगुलर जमानत की अपील पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 दिसंबर की तारीख दी है, तो जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस का पहरा हटाने की आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा, आजम खान के खिलाफ कई आपराधिक केस चल रहे हैं, ऐसे में बिना किसी ठोस आधार के राहत नहीं दी जा सकती। अभी जो है वो नारा उन्होंने दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जबकि असलियत में उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो है विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। जौहर विश्वविद्यालय में पुलिस के पहरे पर हाई कोर्ट का रुख आजम खान को झटका देने वाला है, क्योंकि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आजम खान की साख दांव पर है। आजम खान चुनाव प्रचार के बजाय अदालत के चक्कर काट रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान के सियासी साम्राज्य पर शोले बरसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चक्रव्यूह रचा है। पहले बीजेपी ने रामपुर में पसमानदा कार्ड खेला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में आजम के सबसे करीबी फसाद खान को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया और अब भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि रामपुर में आजम खान अलग थलग पड़ गए हैं, उनके साथ कोई नहीं चल रहा है। चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आजम के कई करीबियों के संपर्क में हैं। रामपुर की जमीन से उभरी इन्हीं 4 तस्वीरों में छिपा है भाजपा का सियासी संदेश, जिसके आसरे भगवा ब्रिगेड आजम खान के किले को फतेह करने निकली है। यूं तो रामपुर विधानसभा सीट की गिनती मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में होती है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसी धार्मिक समीकरण को आधार बनाकर आजम खान रामपुर सीट पर जीत का अध्याय लिखते रहे हैं। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली वजह, आजम खान और उनका परिवार सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं है। दूसरा कारण, रामपुर के रण में भाजपा ने उस छोर तक बिसात बिछाई है जहां आजम खान बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। रामपुर में देखिए, जिस तरह से लोग पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और आप इस विधानसभा में भी
आप देखेंगे कि लोग भाजपा के साथ जो काम जो हुआ है वो किसी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ है। आज जो है गरीबों को राशन माननीय मोदी जी और योगी जी ने दिया, कोई जाति और मजहब पूछ के नहीं दिया। आज कोरोना में सबको वैक्सीन लगी, किसी की जाति मजहब पूछ करके नहीं लगाई गई। सबके घरों में आज जो है शौचालय है, गरीब के घर में भी आज जो है गैस कनेक्शन है। 27 अक्टूबर को हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा हुई। फिर रामपुर सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 10 नवंबर को साफ हो गया कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा और रामपुर विधानसभा रामपुर और खतौली में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अभी तक डेरा नहीं डाला है। यही वजह है कि अब चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार क्यों सपा के बड़े चेहरे इन दोनों विधानसभा सीटों में प्रचार के लिए नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे दिख रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी में तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खतौली और रामपुर कब आएंगे इसकी कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी अब मुद्दा बना रही है। खतौली में समाजवादी पार्टी के दिग्गज प्रचार के लिए कब पहुंच रहे हैं? रामपुर में कब पहुंच रहा है सपा के स्टार प्रचारकों का हुजूम? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि खतौली में जयंत चौधरी सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में जमकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ यही दोहरा रहे हैं कि जनता सिर्फ खतौली के मुद्दे के आधार पर वोट करे। तो चालू इस सत्र में कोई भुगतान की उम्मीद अभी तक किसानों की नहीं बन पाई, क्योंकि कोई रेट सरकार ने घोषित नहीं किया। जानबूझकर मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए चंद उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार इस तरह के फैसले लेती है, लेकिन इनको ठिकाना लगाने के लिए, इनकी आंख खोलने के लिए एक मौका खतौली की जनता को मिलने वाला। जयंत गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सपा की तरफ से बड़े नेताओं ने अब तक यहां डेरा नहीं डाला है। गठबंधन के नेताओं को अखिलेश यादव का इंतजार है, जिन्होंने पहले ही कह रखा है कि इस उपचुनाव में पार्टी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की गलती नहीं दोहराएगी, यानी वे प्रचार से तौबा नहीं करेंगे। इशारा तो पहले से साफ है कि गठबंधन प्रत्याशी के साथ ही पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के लिए तूफानी प्रचार होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन प्रचार में जितनी तेजी मैनपुरी में दिखाई दे रही है, सपा की तरफ से उतना धुआंधार प्रचार खतौली से लेकर रामपुर तक में नहीं हो रहा। उधर भाजपा मौके को भांपकर सपा पर चुभने वाला तंज कस रही है। दावा है कि मैनपुरी समेत रामपुर और खतौली जीत कर दिखाएंगे। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, वो मैनपुरी में ही कितने दिनों से अगर डटे हैं तो उसके पीछे बीजेपी संगठन की ताकत है। क्योंकि बीजेपी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को घेरने की जो रणनीति बनाई है, ये उसी का असर है कि अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव खतौली या रामपुर के उपचुनाव में जाएंगे, प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी संशय है और इसे लेकर वहां पर भी कुछ सुर जरूर उठ रहे हैं। आपने आजमगढ़ में देखा, आपने रामपुर में देखा जो उपचुनाव हुआ, जो ये माना जाता था ये कभी ये समाजवादी किला कभी ध्वस्त नहीं हो सकता है, वो भी ध्वस्त हो गया। और मैनपुरी में तो आप जो हमारे रघुराज सिंह साक्य हैं, वो पहले भी वहाँ पर सांसद रह चुके हैं और इस बार तो आप देखिएगा लाखों वोट से मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के काम के बल पर हम लोग जीतते हैं, कोई चुनौती और दूसरा नहीं है। अगर रामपुर की बात करें तो यहाँ सपा प्रत्याशी के रूप में आसिम राजा के नाम का ऐलान खुद आजम खान ने किया था। लोगों से इमोशनल अपील भी उन्होंने ही की। नामांकन के दिन भी यहाँ सपा के दिग्गज नहीं पहुंचे। अब भी इंतजार ही बना हुआ है कि क्या अखिलेश यादव आएंगे या नहीं। उधर भाजपा रामपुर से लेकर खतौली तक लगातार तूफानी प्रचार कर रही है। भाजपा का तंज है कि इस वक्त अखिलेश को सिर्फ मैनपुरी की सुध है। समाज इसको भी देख रहा है ना कि आप उपचुनाव में जाते नहीं थे, आप एक बड़ा विशिष्ट प्रकार के नेता अपने को बनते थे, लेकिन पत्नी के लिए आप अपने के लिए डेरा डाले हुए हैं। तो वो डेरा और मैनपुरी की जनता की वर्षों की आकांक्षा
कि हम भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ करके अपने क्षेत्र में लोक कल्याण और विकास के अवसरों का और लाभ उठाएं। भाजपा का दावा है कि जिस तरह लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए, इस बार भी वैसा ही होगा और रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में भी कमल खिलेगा। रामपुर में देखिए जिस तरह से लोग पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, और आप इस विधानसभा में भी आप देखेंगे कि लोग भाजपा के साथ जो काम जो हुआ है वो किसी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ है। आज जो है गरीबों को राशन माननीय मोदी जी और योगी जी ने दिया, कोई जाति और मजहब पूछ के नहीं दिया। साफ है कि चुनावी मैदान में प्रचार के मुद्दे पर मचा घमासान और तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप सबके नेता हैं आने वाले। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। सहारनपुर के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। इन सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार कर रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कई विकास योजनाओं की भी सौगात दी। तस्वीरें जिला गाजियाबाद की हैं, जहां के कवि नगर के रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री योगी ने जिले की जनता को 878 करोड़ की 755 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार की पहली कोशिश आम लोगों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आम लोगों से भाजपा की खातिर समर्थन मांगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई गुना आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास दिखता है और बुलेट ट्रेन की उस स्पीड को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। सीएम योगी के इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया था। इससे पहले सहारनपुर में इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था, जहां 145 करोड़ की 243 परियोजनाओं की सौगात सीएम ने जनता को दी थी। अब गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन करके भाजपा ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव से पहले वो अपनी सरकार की कामयाबी की फहरिस्त गिनाने को तैयार है। जब एक विचारधारा की सरकार होती है तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हम कार्य कर रहे हैं और जब स्थानीय स्तर पर भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जब स्थानीय स्तर पर भी उस प्रकार की सरकारें और उस प्रकार के बोर्ड गठित हो जाते हैं, कार्य करते हैं, स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के इस मंच से गाजियाबाद के लोगों को विरोधी दलों से सावधान किया। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जो लोग प्रदेश के अंदर परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, उनकी आत्में आज भी जा नहीं रही है, आत्में जाती नहीं है। जिन्होंने माफियाओं की सागिर्द बन करके प्रदेश की जनता को तबाह किया हो, वे कितनी भी सफाई क्यों न दें, भाइयों बहनों, उनकी वे बुरी आदतें जाएंगी नहीं और वे आज भी वही करेंगे। जब भी उनको अवसर मिलेगा वे उन माफिया और अपराधियों को फिर से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने, दंगाइयों को दंगा करने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगजनी के हवाले करने के लिए ही उस प्रकार का माहौल देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन हमें कहीं भी तनिक भी उनको ये अवसर नहीं देना है। गाजियाबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में लंबे समय से भाजपा का डंका बजता रहा है और पार्टी का दावा है कि आने वाले चुनाव में भी यहां भाजपा का ही परचम लहराएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तूफानी अंदाज में चल रही हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने इस समिट की कर्टन रेजर सेरेमनी में हिस्सा लिया और योगी ने यहां पर पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए
उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय है। साथ ही साथ योगी ने उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो स्थिति है, जो बेहतर स्थिति है, उसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। ये उत्तर प्रदेश के विकास की वैश्विक उड़ान का औपचारिक ऐलान है। दूसरे लफ्जों में कहें तो वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं को तलाशने का प्लान है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसका औपचारिक ऐलान सीएम योगी ने दिल्ली में किया। सीएम ने इस दौरान सिर्फ इन्वेस्टर समिट के लोगो को ही लॉन्च नहीं किया, बल्कि ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सीएम ने वैश्विक समुदाय से उत्तर प्रदेश में निवेश की अपील की। आज इस कर्टेन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले योगी सरकार अलग अलग देशों से संपर्क कर रही है। इस कड़ी में अब तक 40 देशों से संपर्क किया गया है, जिनमें से 25 देशों ने निवेश के प्रति रुचि दिखाई है। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले योगी सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में जाकर उद्योगपतियों से संपर्क, रोड शो और अन्य कार्यक्रमों के जरिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ के वैश्विक निवेश का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी ध्यान दे रही है, जिससे व्यापार के लिए राज्य में बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।